देखिए एक बार रिवाइज कर देता हूँ यहाँ पे। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, वो सिंपल सी चीज है आपका 1/v। एक दो बच्चे जो लेट आए उनके लिए 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f आपका मिरर फॉर्मूला होता है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, हर बच्चों को पता होता है ये तो। ठीक है, इसमें जो नाम है, v क्या होता है इमेज डिस्टेंस, u क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f क्या होता है आपका फोकल लेंथ होता है। कभी कभी ये फॉर्मूला आपको इस तरीके से देखने को भी मिलता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 2/r के नाम से मिलता है। बच्चा जब सोचता है कि 2/r कहाँ से आया, तो आप क्या बोलोगे, फोकल लेंथ इज इक्वल टू कैपिटल R/2। ये मैं चीज पहले आपको बता चुका हूँ कि फोकल लेंथ आपका आधा होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। बस आपने दोनों तरफ उल्टा कर दिया, ये कर दिया। तो आपको इस तरह भी ये फॉर्मूला देखने को मिल सकता है। ये फॉर्मूला हम तब ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जब आपको फोकल लेंथ ना दे रखी हो और रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले दे रखा है तो पहले आप फोकल लेंथ निकाल लो वहां से, और उसके बाद फिर आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। फॉर्मूला याद करने में कोई तकलीफ नहीं होती बच्चों को, फॉर्मूला याद करने में बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होती। तकलीफ होती है जो समझने में, जो चीज पता होनी चाहिए वो होती है बेटा आपकी साइन कन्वेंशन। वो होती है साइन कन्वेंशन, और साइन कन्वेंशन को ना बहुत अच्छे तरीके से लेके चलना है। बिकॉज ये जो साइन कन्वेंशन मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, ये जो साइन कन्वेंशन आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये आपका वैलिड होगा फॉर बोथ मिरर्स एंड लेंसेज। साइन कन्वेंशन जो मैं यहाँ पे बताना जा रहा हूँ, मैं फिर से बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर्मूला जो होता है मिरर फॉर्मूला, वो याद करना बहुत आसान होता है, 1/v प्लस 1/u इज 1/f। ठीक है, लेकिन उसमें आप वैल्यू कैसे पुटअप करोगे, क्या लोगे, पॉजिटिव क्या लोगे, नेगेटिव क्या लोगे, इनफाइनाइट क्या लोगे, जीरो किसको ऊपर किसको नीचे, ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है साइन कन्वेंशन। तो पहली बात तो ये कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, दिस इज वैलिड फॉर, जितना मैं बताने वाला हूँ, दिस इज वैलिड फॉर मिरर्स एज वेल एज लेंसेज। ये आपका मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स और स्फेरिकल लेंसेज दोनों के लिए वैलिड होगा। इसलिए ये फॉर्मूला और आपके लिए क्या हो जाता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपका लेंसेज में जाके साइन कन्वेंशन नहीं समझाऊंगा, ठीक है, इसलिए अभी इस पे ध्यान देने। अब साइन कन्वेंशन क्या होता है, तो एक नए तरह का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आप इसको लेके आते हो। मैं पूछता हूँ न्यू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। न्यू क्यों, क्योंकि थोड़ा सा जो आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उससे अलग होता है। अच्छा, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, ठीक है, सवाल ये भी तो होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। आपने जो ये ग्राफ आप बनाते हो ना, ये ग्राफ जो आप बनाते हो, यहाँ पे लेते हो एक्स, यहाँ पे लेते हो वाई, यहाँ पे -x, यहाँ पे -y, यहाँ की वैल्यू को पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ की वैल्यू को नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ की वैल्यू को नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ की वैल्यू को नेगेटिव नेगेटिव। तो ये इसका नाम बेटा कार्टेशियन सिस्टम ही होता है। इसका नाम क्या होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इसका पूरा नाम होता है। तो उसका हमने थोड़ा सा मॉडिफाई फॉर्म को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, आप सुन लीजिए, कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, वो पॉइंट्स आपको समझ में आना चाहिए और याद भी होने चाहिए। ठीक है, आपसे कभी भी साइन कन्वेंशन एग्जाम में नहीं पूछेगा, याद रखना, मैं फिर से बता रहा हूँ। आपसे कभी भी साइन कन्वेंशन एग्जाम में नहीं पूछेगा। आपसे ये नहीं पूछेगा कि बताइए कब इसको पॉजिटिव लेते हैं, कब इसको नेगेटिव लेते हैं। ये आपको बस पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो आपके कुछ 5 पॉइंट है, मैं उन पॉइंट को आपके सामने एक बार मेंशन कर देता हूँ। उसके बाद हम एक एक पॉइंट को अलग अलग से देखेंगे। ठीक है, अब देखिए, बहुत बहुत आसान है, पर बस ये है कि समझने वाली बात है, एक बार समझ में आना जरूरी है। चलिए देखिए, मैं आपके सामने उनको मेंशन कर दूं। मैं फिर से बता दूं, कोऑर्डिनेट सिस्टम कभी आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। देखिए, मैं उनको आपके सामने यहाँ मेंशन करता हूँ एक बार। 5 पॉइंट्स हैं। हम्म, ठीक 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 ठीक, हाँ ये हो गया। अब एक एक करके इन पॉइंट को समझते हैं। एक एक करके इन पॉइंट को समझते हैं, घबराना नहीं, पहली बात तो आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है इसको समझने की, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। The object is always placed on the left of the mirror. This implies that the light from the object falls on the mirror from the left hand side. सुनो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर, कोई भी मिरर हो, कोई भी लेंस हो, ये जो फर्स्ट लाइन है ना, ये क्लास 10th के हिसाब से लाइन बोली गई है। ठीक है, ये जो फर्स्ट लाइन है कौन सी क्लास की है, क्लास 10th के हिसाब से बोली गई है। क्लास 12th में जब आप आओगे तो इस लाइन को हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे। इस लाइन को हम क्या करेंगे बेटा, थोड़ा सा ना चेंज कर देंगे आपका। ठीक है, इसलिए सुनना, पहली बात तो आपके लिए, आपके हिसाब से, चाहे कॉनकेव मिरर हो, ठीक है, कॉनकेव मिरर हो, ये हो गया कॉनकेव मिरर। मैं आपके लिए ना, याद रखना, कॉनकेव मिरर भी बोलूंगा, और मैं अभी लेंस के बारे में भी साथ में ही समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसलिए प्लीज समझ लेना अच्छे से। आपका कॉनकेव मिरर हो तो कॉनकेव, सॉरी, कॉन्वेक्स मिरर हो, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। तो अभी मैं जस्ट नाम लूंगा लेंसेज का डायग्राम के साथ में, तो आप घबराना मत, पढ़ेंगे हम आगे जाके। ये जो होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं आपका कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपका कॉन्वेक्स लेंस। और ये जो होता है, इस तरीके से एक लेंस होता है आपका, जो आप चश्मे पहनते हो ना, जो चश्मा मैंने ही पहन रखा है, उस टाइप के चश्मे जो होते हैं, वो होते हैं, इनको हम बोलते हैं आपका कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस।
ठीक है, तो ये 4 चीजें पहले तो समझ लो, ये आपके सिलेबस में है, इनको हम आगे जाके देखेंगे भी। तो इन सबके लिए मैं आपको साइन कन्वेंशन बता रहा हूँ। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप इन सबकी बनाओगे प्रिंसिपल एक्सेस। सबसे पहले क्या बनाओगे, इन सबकी बनाओगे प्रिंसिपल एक्सेस। चलिए बहुत अच्छी बात है, प्रिंसिपल एक्सेस बनाया तो मैं आपके लिए। हाँ, तो प्रिंसिपल एक्सेस जब बनाओगे तो मैं सबके एक काम करता हूँ, सबके लिए कॉमन प्रिंसिपल एक्सेस बनाता हूँ। तो कॉमन नहीं बनाना, लेट्स से ये प्रिंसिपल एक्सेस हो गई इसकी, ये प्रिंसिपल एक्सेस हो गई इसकी, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सेस हो गई मान लीजिए इसकी। प्रिंसिपल एक्सेस वैसे ही होती है जैसे अभी हमने पढ़ चुके हैं सब कुछ, एक प्रिंसिपल एक्सेस हो गई ऐसे, ठीक है। अब हम हर जगह पे आपका पोल भी आता है, ठीक है, हर जगह क्या आता है, पोल भी आता है। पोल नाम की चीज जो बेटा आपका उसमें नहीं आती है, लेंस में नहीं आती, लेंस में हम आगे जगह देखेंगे। हम अभी बस समझ लेते हैं कि पोल नाम की कोई चीज है यहाँ पे। ये पोल हो गया, यहाँ पे इसके लगभग बीच में होता है, ठीक है। पढ़ेंगे इनके बारे में, आप घबराना नहीं कि अभी कैसे लेंस के बारे में बता रहे हैं सब, जबकि पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अभी ये सेम टू सेम चीज वहां तो पढ़ाई नहीं जाएगी ऑब्वियसली, तो मैं वहां पे ऐसे बोल दूंगा कि ऐसा ही होता है, तो इससे अच्छा है कि मैं अभी बता दूं कैसा होता है, ठीक है, डायग्राम के साथ तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। चलिए, अब इसने ये बोला है कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट पुटअप किया जाएगा क्लास 10 के हिसाब से, जब भी कोई ऑब्जेक्ट पुटअप किया जाएगा तो इट विल ऑलवेज बी केप्ट लेफ्ट ऑफ द मिरर। लेफ्ट से मतलब आपका इस साइड, इन फ्रंट टाइप, इस साइड। इसने जानबूझ के इन फ्रंट लिखा है यहाँ पे, जहां पे मिरर लिखा है ना, ऑटोमेटिकली आप उसको लेंस भी समझ लेना, जहां भी यहाँ पे आपका मिरर लिखा है आप उसको ऑटोमेटिकली लेंस भी मान सकते हो। तो आपका जो भी ऑब्जेक्ट होगा बेटा, वो कहाँ रखा जाएगा, वो आपका लेफ्ट साइड पे रखा जाएगा, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। ऑब्जेक्ट को रखने के बाद हम ओ मान लेंगे। आपको जब मैंने फिगर बनाए थे, इमेज डायग्राम समझाए थे, तब भी मैंने हमेशा ऑब्जेक्ट लेफ्ट पे ही रखा था। यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट क्या होगा, लेफ्ट में होगा, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका, लेफ्ट में होगा, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका, लेफ्ट में होगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। पहली लाइन ये समझ आती है। नेक्स्ट लाइन क्या होती है, ऑल द डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। इसने बोला है कि कोई भी डिस्टेंस आपको अगर मेजर करना है, डिस्टेंस आपके पास में दो है बेटा, कौन कौन सा, एक तो v है और एक u है, ये दो डिस्टेंस है, ठीक है। इनको जब भी आप मेजर करोगे तो कहां से मेजर करोगे, आप हमेशा पोल से मेजर करोगे। कहां मेजर से मेजर करोगे बेटा, पोल से, यानी पी पॉइंट से आप मेजर करोगे, ठीक है। मतलब जैसे अगर मुझे ये ऑब्जेक्ट है, अगर मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मेजर करना है तो मैं स्टार्ट कहां से करूंगा, मैं पोल से स्टार्ट करूंगा नापना। ध्यान देना, मैं कहां से स्टार्ट करूंगा नापना, मैं बेटा अपना पोल से नापना स्टार्ट करूंगा। जैसे यहाँ से ऐसे, ये इस तरह जाऊंगा मैं पोल से, जैसे यहाँ पे इस तरह भी जाऊंगा हमेशा मैं पोल से, जैसे यहाँ से इस तरह जाऊंगा मैं पोल से, यहाँ से यहाँ पे इस तरह से जाऊंगा मैं पोल से, ठीक है। तो इन ये सब मेरे क्या हो जाएंगे, ये सब मेरे हो जाएंगे आपका, ये हो गया मेरा यू हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल से, ये भी यू, ये भी यू, और ये भी क्या हो जाएगा मेरा, यू हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है ऑल द अच्छा एक और बात, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो आपकी इमेज बनेगी, मैं लेट्स से एग्जांपल के लिए इमेज भी मैं एक दो ऑप्शन में बना देता हूँ, ठीक है, एक दो जगह पे मैं इमेज का डायग्राम भी आपके सामने बना देता हूँ, फिर उसी के साथ समझाऊंगा। लेट्स से कि इस केस में आपकी इमेज क्या बन रही है, यहाँ पे बन रही है, इस केस में इमेज क्या बन रही है आपकी, ऐसे बन रही है, ठीक है। लेट्स से इस केस में आपकी, हम तो यहाँ तो जानते हैं, हम तो हमेशा वर्चुअल बनती है आपकी कॉन्वेक्स मिरर में, इस तरफ ये बन रही है आपकी इमेज। लेंस में अगर हम बात करें तो लेट्स लेंस में आपकी यहाँ पे बन रही है इमेज इस तरह की, ठीक है। यहाँ पर बात करें कॉनकेव लेंस में तो लेट्स से इमेज ऐसे बनती है। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बताया ताकि मैं आपको समझा सकूं कि यू और वी नापने कैसे। अब ध्यान देना, जब आपका इमेज डिस्टेंस नापना है तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। तो आपको यहाँ से पोल से हमेशा हर डिस्टेंस पोल से स्टार्ट होगा, बस ये ध्यान रखना। हर डिस्टेंस हमेशा कहां से स्टार्ट होगा, पोल से। तो मैं इसको ऐसे नापूंगा वी, और वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे यहाँ पे इमेज ये है तो पोल से नापूंगा तो वो इस तरफ नापूंगा इस तरह से, तो ये हो गया वी। पोल से नापूंगा तो पोल से मैं जाऊंगा इस तरफ, राइट की तरफ जाऊंगा ना, तो इस तरह से। और यहाँ पे इमेज यहाँ पर है तो पोल से जाऊंगा तो इस तरफ जाऊंगा, ठीक है। आई होप कि इतना समझ में आया। पूजा जी जल्दी बताइए, इतना समझ में आया, जल्दी बताओ। अभी तक कोई यस तकलीफ, सर। कोई तकलीफ अभी तक, नो। ठीक है। नो तो इस तरह सर। नापेंगे। अब ये आपके जब भी आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस लेते हो, पोल से लेते हो, और हमेशा कैसे लेते हो, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ही नापते हो आप हमेशा, ये वाली बात हो गई। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है, ये है जो है ना लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी, वो है थर्ड लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस साइन कन्वेंशन की। ऑल द डिस्टेंस मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन। ओरिजिन कौन है यहाँ पे आपका, ओरिजिन का मतलब आपका यहाँ पे पोल है। क्या था ना, ओरिजिन हम किसको लेके चल रहे हैं, पोल को लेके चल रहे हैं। ऊपर उसने मेंशन नहीं किया कि ओरिजिन पोल लेके चल रहे हैं, लेकिन आप मान लेंगे पोल को हम क्या लेके चल रहे हैं, ओरिजिन लेके चल रहे हैं। ऑल द डिस्टेंस मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन आर टेकन एज पॉजिटिव। बिल्कुल आप जैसे यहाँ पढ़ के आते हो ना, जैसे यहाँ पे, जैसे ये साइड में देखो टच ऊपर यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे इसको ओरिजिन मानते हैं तो ओरिजिन के हमेशा यहाँ पे क्या लेते हैं हम, प्लस साइन लेते हैं।
डिस्टेंस के इस साइड का लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। सिमिलरली जब भी आप पोल के राइट साइड जाओगे तो आप डिस्टेंस की वैल्यू क्या लोगे, पॉजिटिव साइन के साथ में लोगे। अब सारी चीज यहाँ पे समझ में आना शुरू होगी। देखिए मतलब मेरा कहने का, पोल से अगर मैं लेफ्ट साइड पे यहाँ पे ऑल द डिस्टेंस मेजर, पूरा लाइन को मैं अगर एक बार आपको दर्शा दूं तो ये हो जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। ऑल द डिस्टेंसेस मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन along the positive axis are taken as positive while those measured along the left are taken as negative। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। तो इसके हिसाब से अगर मैं समझाऊं आपको नीचे, तो देखिए, तो आपने इधर पहले वाले किस कॉनकेव मिरर में इस एग्जांपल में यू कहां लिया आपने, लेफ्ट साइड लिया ना, तो यू की वैल्यू आपको क्या लेनी पड़ेगी, नेगेटिव लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो लेफ्ट साइड है आपका। ठीक है, वी की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, नेगेटिव लेनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि वो लेफ्ट साइड है आपका। सिमिलरली इस वाले केस में अगर कॉन्वेक्स मिरर वाले केस में देखें तो यू की वैल्यू आपको क्या लेनी पड़ेगी बेटा, नेगेटिव लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो लेफ्ट साइड है आपके मिरर के। ठीक है, इधर लेकिन आपकी वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो राइट साइड है आपके मिरर की। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे अपन इस कॉन्वेक्स लेंस में, तो आपको यू की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, यहाँ पे लेनी पड़ेगी नेगेटिव, बिकॉज वो लेफ्ट साइड है आपके लेंस की। मैं फिर से बता रहा हूँ, पढ़ आप मिरर के लिए रहे हो, पर लगा आप इसको लेंस के लिए भी सकते हो, बिल्कुल सही काम करेगी उसके लिए। यहाँ पर वी को क्या लेंगे, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि राइट साइड आप मेजर कर रहे हो पोल से। सिमिलरली यहाँ पे यू क्या लोगे, नेगेटिव लोगे, और यहाँ पे वी क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। पूजा जी बताइए, पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट लाइन उसने दे रखी है। अब एक और डिस्टेंस है जो आप मेजर कर सकते हो, वो कौन सा डिस्टेंस है, वो होती है आपका जिसको हम बोलते हैं एच ओ और एच आई के नाम से। एक और चीज है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम एच ओ या एच आई के नाम से बुलाते हैं। एच ओ होता है आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच ओ होता है आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एच आई होता है आपका हाइट ऑफ इमेज। एच ओ होता है आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एच आई होता है आपका हाइट ऑफ इमेज। इसको हम हमेशा कैसे नापेंगे बेटा, इसको हमेशा हम नापते हैं परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम हमेशा कैसे नापते हैं, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब भी प्रिंसिपल एक्सिस आप लोगे तो उसके परपेंडिकुलर आप इसको देखोगे, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ऊपर होती है बॉडी, नीचे ऐसी टाइप की होती है। तो जब इसमें क्या लिखा, डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू अबव एंड अबव टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। और पांचवी लाइन में भी यही बोला है, दोनों एक साथ ही है, दोनों एक जैसी लाइन थी, बस उसने ऊपर नीचे लिखा है। डिस्टेंस मेजर बिलो, एक अबव, अबव को हम क्या लेंगे पॉजिटिव, बिलो क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे, बस इतना समझना है। मतलब हम जानते हैं जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वाई ऊपर वाले को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, और नीचे वाले को क्या लेते हैं, आपका नेगेटिव लेते हैं, बस वही लाइन लिखी इसने। तो मतलब जब भी आप हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लेते हो, अगर वो ऊपर की तरफ है तो आप ऐसे नापोगे, तो यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाएगी बेटा, पॉजिटिव साइन के साथ में आएगी। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नीचे है, ये नीचे है ना, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ नापोगे, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे नेगेटिव लेना पड़ेगा इमेज की। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऊपर है, तो एच ओ क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा पॉजिटिव। ये आपका ये भी ऊपर ही है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है ना, तो एच आई क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एच ओ क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे की बात करें तो आपका एच आई क्या हो जाएगा आपका, ये नेगेटिव हो जाएगा। इस केस में बात करें आपका, तो एच ओ ऊपर की तरफ है, तो एच ओ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ बात करें तो एच आई क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आया? पूछा जल्दी बताइए। यस सर। बस यही है साइन कन्वेंशन। एक बार ऑब्वियसली ये वीडियो आपकी अपलोड हो जाएगी, उसके बाद अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट रहेगा तो ये वीडियो जाकर एक बार वापस देख लेना। आपको मेरी आवाज तो आएगी, साथ में आपको अपनी आवाज भी आएगी। तो अगर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं समझ में आया, तो आप अपनी आवाज सुन के बोलोगे मैंने तो बोल दिया था यस सर। ठीक है, मेरे पास प्रूफ भी है कि आपने ये सब बोला था। ठीक है, अगर डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इस तरह से आप किसी भी चीज का नाप सकते हो क्या, साइन साइन के बारे में हमने यहाँ बात करी है। लेट्स से एग्जांपल मैं आपको अगर पूछूं एक एग्जांपल, ठीक है, अब एग्जांपल आप ही बताना, एग्जांपल मैं नहीं बताऊंगा, आपको उसका आंसर करना है। एक मैंने कॉनकेव मिरर यहाँ पे बना के आपके सामने रख दिया है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, और मैंने बोला कि लेट्स से कि ये आपका एफ है, ये आपका सी है, और मैंने आपका ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे। ठीक है, आपको पता नहीं याद होगा नहीं याद होगा, मुझे कोई बच्चा बताइए कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, तो इमेज कहाँ बनती है, बताइए किसको याद हो तो। एग्जाम इतना पास में आ चुका है, अब तो ये पता होना चाहिए। बिहाइंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, बिहाइंड द between ये C and सबके F लिए, ये सबके लिए atomic क्वेश्चन है, ये सिर्फ पूजा के लिए नहीं है, सबके लिए क्वेश्चन है। between C and F in front बिल्कुल, of mirror. शाबाश। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, जब ऑब्जेक्ट सी के इधर रखा होता है तो, अरे देखो याद तो नहीं, फिर बताता हूँ तुम्हें।
आप मिरर से पास आते जाओगे ना, जैसे याद करने की ट्रिक क्या है, जितना आप मिरर के पास आते जाओगे उतना आप मिरर से दूर जाते रह जाओगे। सर ये क्या बोल दिया आपने, आप जितना ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लाते जाओगे उसकी इमेज मिरर से उतना ही दूर जाती रहेगी। देखिए जब इमेज इनफाइनाइट पे थी, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था तो इमेज क्या बनती है, फोकस पे, ठीक है। जब इमेज यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता है तो इमेज क्या बनती है, यहाँ पर बनती है। जब आपका ऑब्जेक्ट सी पे होता है तो इमेज क्या बनती है, यहीं पे बन जाती है। जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सी और एफ के बीच में होता है तो इमेज क्या बनती है, बियॉन्ड सी। जब आपका ऑब्जेक्ट एफ पे होता है तो आपकी इमेज क्या बनती है, इनफाइनाइट बनती है। जब आपका ऑब्जेक्ट इनके बीच में होता है तो ये एक स्पेशल केस है कि इमेज पीछे भग जाती है। बाकी यहाँ से यहाँ तक जैसे जैसे आपकी ऑब्जेक्ट यहाँ आता जाएगा ना, जो इमेज है बेटा वो पीछे जाती रहेगी, वो भी उल्टी, वो पीछे जाती रहेगी इस तरह से, ये याद रखना। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो आपका बियॉन्ड सी रखा है, अगर आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा हुआ है तो उसकी इमेज क्या बनेगी, उसकी इमेज यहाँ पर बनेगी इसके बीच में, और वो भी छोटी। आपको सिर्फ ये याद नहीं होना चाहिए कि कहाँ बन रही है, ये भी याद होना चाहिए साथ में कि बड़ी बन रही है छोटी बन रही है। ये हमने अच्छे से डिस्कस किया। प्लीज सारे बच्चे ये सब याद करके रखेंगे, इनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा पक्का। चलिए, तो मैंने बोला कि ये बन गई आपकी इमेज। लेट्स से कि इमेज बन गई आपकी। लेट्स से कि आपका ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको, लेट्स से एग्जांपल की तरह बोल रहा हूँ मैं, 28 सेंटीमीटर दे रखा है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको दे रखा है। लेट्स से ये पोल है आपका यहाँ पे, ये आपको दे रखा है कुछ 80 सेंटीमीटर। लेट्स से आपको ये दे रखा है, कुछ ऐसा दे रखा है, ठीक है। अब मेरा सवाल आपसे है पूजा कि मुझे ये बताइए कि यहाँ पर आप u की वैल्यू क्या लिखोगे, जल्दी बताइए। u की वैल्यू और v की वैल्यू क्या लिखोगे, साइन के साथ बताना मुझे। u की वैल्यू क्या लिखोगे, साइन के साथ बताइए मुझे। सर u की वैल्यू 28। u क्या होता है, पहले नाम बताओ, u क्या होता है। u सर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बेटा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। डिस्टेंस। यस सर, और v इमेज डिस्टेंस। अच्छा, तो u यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सा है, o है कि i है। सर o। o, तो o कितना दूर है आपका मिरर से, o 80 तो आप u की वैल्यू क्या रखोगे, 80 सेंटीमीटर। 80 रखोगे, -80 रखोगे। सर -80। अच्छा ये बताओ क्यों रखोगे -80। सर वो क्योंकि सर वो लेफ्ट में है। एक बात बताओ, मैंने इतना पूछा, सब कुछ बताने के बाद तुमने आंसर किया, पहली बार में गलत आंसर क्यों आया था। सर वो कंफ्यूज हो गई थी मैं। कोई नहीं, आप सही हो। अब बताओ v की वैल्यू क्या होगी। सर v की वैल्यू 28। फिर से गलत बोल दिया आपने, +28 में -28। -28। क्यों होगा -28। सर वो नेगेटिव है। नेगेटिव तो, अरे वो तो मैंने बोला। लेफ्ट हाँ लेफ्ट नहीं साइड है सर, इसलिए नेगेटिव। लेफ्ट में है। हाँ तो इस तरह बोलना है। चलो आपसे मैं इसी केस में ये पूछता हूँ, लेट्स से कि आपको मैंने ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो सिर्फ एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछ रहा हूँ। ये 1.5 सेंटीमीटर जो इमेज की हाइट है, लेट्स से वो 1 सेंटीमीटर है। तो मुझे बताइए कि यहाँ पे आपके एच ओ की वैल्यू क्या होगी, विदाउट साइन मत बताना बस इस बार। एच ओ की वैल्यू क्या होगी और एच आई की वैल्यू क्या होगी। एच ओ है अपना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सर 1.5 सेंटीमीटर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। प्लस होगी माइनस होगी। प्लस। क्यों होगी प्लस। सर वो लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट और राइट हम इसके लिए बोलते हैं, हाइट के लिए तो हमने अभी यहाँ बात करी ना, कि जब हम हाइट की बात करेंगे तो हम कहाँ से क्या नापते हैं, आपका परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस नापते हैं, ऊपर नीचे। हाइट के लिए आप सोचोगे ऊपर नीचे, ठीक है। और इसके लिए बी और यू के लिए सोचोगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी आपका लेफ्ट और राइट। वी और यू के लिए हमेशा सोचो लेफ्ट राइट, और हाइट के लिए सोचो हमेशा ऊपर नीचे। तो अब बताइए। सर ऊपर, क्योंकि वो ऊपर है। ऊपर है तो ऊपर को हम क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं, तो प्लस 1.5 सेंटीमीटर। प्लस मुझे 1.5। बताइए एच आई की वैल्यू क्या होगी। एच आई की वैल्यू 1 सेंटीमीटर -1 सेंटीमीटर। क्यों -1। क्योंकि वो सर नीचे है। नीचे, ठीक है। अब समझ में आ गया कैसे लेना प्लस माइनस।
यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि प्लस माइनस अगर आपने गलती कर दी ना, तो फॉर्मूले में अगर आप प्लस माइनस की गलती कर दोगे तो फॉर्मूला सॉल्व करने के बाद तो गलती आंसर देगा आपको। ठीक है, इसीलिए इसका ध्यान रखना। ठीक है, यस बाकी सर। हम नेक्स्ट वीक एक ऑफलाइन क्लास करेंगे अपनी, जिसमें हम आपके इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं ना, इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट वीक कोई भी क्लास करके। ये मत सोचो कि अभी सर सैटरडे को तो आपका टेस्ट है, उसमें ये चैप्टर आएगा तो हम कैसे कर पाएंगे, नहीं। आप ये मत सोचो चलो इस टेस्ट की थोड़ा तैयारी करनी है आपको, तो मेन टेस्ट जो है तैयारी करनी है। तो हम नेक्स्ट वीक एक ऑफलाइन क्लास करेंगे जिसमें इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल बन रहे हैं आपके एनसीईआरटी में एक्सरसाइजेस में, एग्जाम्पल्स दोनों, प्लस एक्स्ट्रा कहीं से और सवाल जो बनते हैं इस चैप्टर के, हम जितने भी तरह के सवाल बंद करते हैं उनको हम कम से कम 2 से 3 घंटे की क्लास, या जितने घंटे की क्लास हो तो खैर हम डिसाइड कर लेंगे आगे जाके, उतने क्लास की एक क्लास रख लेंगे। क्योंकि फिजिक्स में आपके 2 ही चैप्टर आ रहे हैं टर्म 1 में। ठीक है, फिजिक्स में आपके टर्म 1 में 2 ही चैप्टर आ रहे हैं, और ऑब्वियसली उसमें से ही न्यूमेरिकल आने के चांसेस है। बाकी किसी चैप्टर में न्यूमेरिकल है नहीं, बायो में न्यूमेरिकल नहीं है, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चैप्टर से न्यूमेरिकल आने के चांसेस है। इसलिए इस चैप्टर को, और वो भी आपका इसी चैप्टर में से आएगा, दूसरे चैप्टर में न्यूमेरिकल है भी नहीं, तो क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आने के चांसेस है तो पक्का आएगा ही आएगा न्यूमेरिकल। तो इस चैप्टर को हमें बहुत अच्छे से करने की जरूरत है फिजिक्स का, क्योंकि बच्चों को फिजिक्स में ही दिक्कत होती है, केमिस्ट्री बायो में उतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसमें ज्यादातर रटने वाला पोर्शन होता है। तो इसलिए इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट वीक हम इसके जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, उन सबको हम नेक्स्ट वीक अप्लाई करेंगे। चलिए, तो घबराने वाली कोई बात नहीं। यहाँ पर हम थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू को ज्यादा प्रेफर करेंगे इस मतलब ऑनलाइन क्लास में, ताकि आप कभी भी थ्योरी आके यहाँ पे देख सकते हैं, और वहां पे हम ऑफलाइन में आपका जो भी न्यूमेरिकल बनता है ऐसा बनता है उन सबको हम वहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अपन। ये हमने साइन कन्वेंशन पूरा पढ़ लिया, साइन कन्वेंशन मेरे ख्याल समझ में भी आना चाहिए। अब एक बात यहाँ पे मैं समझाना चाहता हूँ, और कि हमको फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ एफ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये दोनों भी तो एक तरह के डिस्टेंस ही होते हैं। जो फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर की अगर मैं बात करूं, ये भी तो बेटा आपके एक तरह के क्या है, ये भी तो आपके एक तरह के डिस्टेंस ही होते हैं। बिल्कुल सही बात है, हाँ सर डिस्टेंस होते हैं। कहाँ से नापते हो, पोल से नापते हो, हाँ नापते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली इनका भी साइन देना आपको बहुत जरूरी है, इनका भी साइन देना क्या है आपके लिए बहुत जरूरी है। हम मिरर में लौट के आ रहे हैं, अब हम लेंस की बात नहीं करेंगे हम। मान लीजिए मैंने आपका ये बना दिया, आपका कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉनकेव मिरर बना दिया आपके सामने। ये समझना अच्छे से, क्योंकि बहुत अच्छी चीज निकल के आएगी यहाँ पे, एक कॉनकेव मिरर। और सिमिलरली मैं यहाँ पे आपका क्या बना सकता हूँ, एक कॉन्वेक्स मिरर भी बना सकता हूँ। यहाँ पे बना सकता हूँ आपको कॉन्वेक्स मिरर। थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि काफी अच्छी चीज निकल के आएगी यहाँ पे, और वो बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होगी आपका मिरर के बीच में और लेंस के बीच में, बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होगी, इसलिए कृपया ध्यान सुनना। अच्छा, कौन सा बच्चा है जो क्लास नहीं कर रहा है? मुझे लगा सार्थक क्लास नहीं कर रहा होगा, पर सार्थक तो क्लास कर रहा है। कौन बच्चा है जो क्लास नहीं कर रहा? शिवांशी है, सार्थक है, पूजा है, कृष है, ज्योति है, आयुषी है, शिवांशी सर भी है। सर पारस, साक्षी, प्रियांशु। पारस, रिताक्षी, प्रियांशु। तो रिताक्षी का भी समझ में आता है, वो नहीं कर रहा है क्लास, प्रियांशु भी समझ में आता है। पारस बच्चा नया आया क्या बच्चा ये? यस सर। वो क्लास क्यों नहीं कर रहा है फिर? नए बच्चा तो, नए बच्चों की वजह से तो मैं ऑनलाइन क्लास कर रहा हूँ, पुराने बच्चों का तो सिलेबस खत्म हो चुका है बहुत पहले ही। तो मैं बोल रहा था ये कौन की मिरर होगा, ये कॉन्वेक्स मिरर होगा। तो इसका फोकस पॉइंट यहाँ होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होता है, और इसका सेंटर ऑफ फोकल प्रिंसिपल फोकस यहाँ पे होता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होता है। ठीक है, ये हम पहले जानते हैं पहले से। अब एक बात पे ध्यान दें, ये है आपका पोल और ये है आपका पोल। भले ही आपका जो आपका फोकल लेंथ से, फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन, focal length is the distance between pole and focus, focal length is the distance between pole and focus, तो इसको हम f बोलेंगे। सिमिलरली रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये हो गया आपका कैपिटल R। सिमिलरली जब यहाँ पे मैं f बनाऊंगा तो f को ऐसे बनाऊंगा। पूजा जी जल्दी से अपने आप को अनम्यूट करिए, चीज पूछनी मुझे आपसे। और यहाँ पे हो जाएगा रेडियस कर्वेचर R। मुझे बताइए आप पूजा जी, इस केस में f की वैल्यू जब आप रखोगे तो क्या रखोगे, नेगेटिव रखोगे पॉजिटिव रखोगे? कौन के मिरर में? कौन सर? नेगेटिव। नेगेटिव रखोगे, क्यों रखोगे नेगेटिव? सर वो लेफ्ट साइड में। सर वो लेफ्ट साइड में। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछता हूं आपसे, तो नेगेटिव रखोगे पॉजिटिव रखोगे? सर नेगेटिव, क्योंकि वो लेफ्ट साइड में। वेरी गुड। सिमिलरली मैं अगर यहाँ बात करूं कॉन्वेक्स मिरर में, तो यहाँ पे आप फोकल लेंथ की वैल्यू पॉजिटिव रखोगे नेगेटिव रखोगे? सर पॉजिटिव।
पॉजिटिव रखोगे, बहुत बढ़िया। सिमिलरली मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर आपसे पूछता हूँ, पॉजिटिव रखोगे नेगेटिव रखोगे? पॉजिटिव सर पॉजिटिव। वेरी गुड, सबके। हाँ, जिसको मन करता है आंसर दे सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं पूजा से पूछूं तो पूजा आंसर करेगी बस। ये हो गया। तो यहाँ से एक बहुत प्यारी चीज निकल के आती है, आपका बहुत बड़ा डिफरेंस है ये, कि आपका कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है? नेगेटिव होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? हमेशा नेगेटिव होगा। सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। दूसरी बात, ये वाली बात होगी, ठीक है। तो ये एक बात याद रखना, जब भी न्यूमेरिकल्स आएंगे और आपको बोला जाएगा अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, एक बात ध्यान देना, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपका न्यूमेरिकल्स जब भी आएंगे ना, तो आपको कभी भी साइन नहीं देगा। ये बात पहली माइंड में रखना। जब भी आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आपको कभी साइन नहीं देगा, साइन आपको अपनी तरफ से रखने पड़ेंगे। क्वेश्चन आएगा इस तरह से कि एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट, मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, केप्ट एट an object kept at 25 centimeter in front of a concave mirror of focal length, concave mirror of focal length आपका 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन, मैं सिंपल सा क्वेश्चन कर ही देता हूं। फाइंड द image distance and its nature। क्वेश्चन हमेशा जो आएगा, ये सबसे सिंपलेस्ट ऑफ क्वेश्चन है आपका मिरर फॉर्मूला का। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको करके दिखाता हूँ। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आए ना, कोशिश किया करो हल्की फुल्की फिगर बनाने की कोशिश किया करो, हल्की फुल्की। तो कौन के मिरर है, बहुत बढ़िया, कौन के मिरर बना दिया आपने ऐसे, ठीक है। ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई आपकी। अब क्या बोल रखा है आपका, हाँ बोल रखा है फोकल लेंथ, यानी ये हो गया एफ, ये हो गया सी। तो कुछ क्वेश्चन ना ऐसे होंगे जो आपके बिना कैलकुलेटर के, बिना पेन उठाए आपके हो जाएंगे। तो बिना पेन उठाए तो नहीं, पर बिना आपके कैलकुलेशन की आंसर आ जाएगा। मैं कैलकुलेशन से भी दिखाऊंगा इसका आंसर, फिर बिना कैलकुलेशन भी आ जाएगा। तो देखो, इसने क्या बोला कि एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12.5। फोकल लेंथ कितनी है आपकी? 12.5। फोकल लेंथ क्या है आपकी? 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रेडियस होता है ना। तो रेडियस तो हम जानते हैं, रेडियस तो कितना होता है? डबल ऑफ फोकल लेंथ होता है। तो 12 इंटू 12.5 सेंटीमीटर बोलता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। अब उसने सवाल में आपसे क्या बोल रखा है? सवाल में आपसे ये बोल रखा है कि जो ऑब्जेक्ट है इट इज केप्ट एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। तो आपका 25 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है बेटा? ऑब्जेक्ट यहीं तो रखा है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है। ये क्वेश्चन बस उसने डराने के लिए आपको दे दिया। तो आप यहां से क्या बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज एट सी, ऑब्जेक्ट इज एट सी। अब आपसे कुछ भी सवाल पूछे, आपसे सवाल पूछेगा बताइए इमेज की डिस्टेंस क्या होगी। तो अगर आपको वो वाले, हाँ क्या बोल रहे हो? सर फिर से समझा दो। एक सेकंड बताता हूँ। क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। इस क्वेश्चन को बेटा मैं आपको दो तरीके समझाता हूँ। इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके समझाऊंगा। एक तो मैं यूज करूंगा मिरर फॉर्मूला और एक यूज करूंगा बिना विदाउट मिरर फॉर्मूला। मैं इस क्वेश्चन को ऐसे, हम किसी भी क्वेश्चन कर सकते हैं। दो मेथड समझाऊंगा आपको। मेथड वन हो गया आपका पहला, विदाउट मिरर फॉर्मूला। विदाउट मिरर फॉर्मूला, बिना कैलकुलेशन के आपका आंसर निकाल के बताऊंगा। तो जब आप विदाउट मिरर फॉर्मूला करोगे ना, तो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा? उस टाइम पे आपको फिगर तो बनानी पड़ेगी ऑब्वियसली। आपने फिगर बनाई इस तरह से, कौन की मिरर बनाया ऐसे, ये आपका पोल होता है, ठीक है। यहाँ पर फोकस होता है, यहाँ पे आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये भी पता है आपको। अब आपको पता है कि आपको फोकल लेंथ कितना दे रखी है बेटा? 12.5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आपने 12.5 बना दिया। सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और हम पहले समझा चुके हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है, ये हम पहले जानते हैं। ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है। तो अगर ऐसा है तो मैं क्या इस डिस्टेंस को इसका ट्वाइस बोल सकता हूँ, इस नीचे वाले डिस्टेंस को इसका ट्वाइस बोल सकता हूँ। कितना हो जाएगा? 2 इंटू 12.5। 12.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आंसर आता है। ठीक है, ये हो गया। तो ऑब्जेक्ट आपका कहां पे रखा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा है। तो मैं मेथड वन से क्या बोलता हूँ कि ऑब्जेक्ट ओ इज एट सी, ओ इज एट सी। अब हमने जो इमेज डायग्राम बनाए थे उसमें एक केस ये वाला भी किया था कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो उस केस में मैंने आपको जब समझाया तो मैंने बताया था इमेज कहाँ बनेगी? इमेज भी कहाँ बनती है? सी पे ही बनती है, इन फ्रंट ऑफ मिरर बनती है। सी पे ही बनती है, इन फ्रंट ऑफ मिरर ही बनती है। और बात करें अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं ये भी बोल सकता हूँ कि आपका, चलो सी पे, इसका मतलब जो आपका इमेज कहाँ बन जाएगी? इमेज विल बी एट
इमेज को अगर आप आंसर करोगे तो इमेज के लिए क्या बोलोगे, 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। आप ये आंसर में लिख के आ जाओगे 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, क्योंकि जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो आपकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती है, ये आप जानते हो। और कमेंट करके आना है, नेचर का मतलब होता है कि कैसी बनी है, बड़ी बनी है, छोटी बनी है, तो आप ये सब याद करके आए हो, याद है तो बड़ी जल्दी से बता दोगे। तो आप बोलोगे सेम साइज होगा उसका, और दूसरी बात रियल एंड इन्वर्टेड होगी आपकी, सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड, ये आपने वहां पे बताई थी। तो ये सारी चीजें आप बता सकते हो विदाउट यूजिंग एनी कैलकुलेशन। अब इसी क्वेश्चन को हम कैलकुलेशन से करते हैं, इसी क्वेश्चन को हम विद कैलकुलेशन करते हैं, तो समझना। तो मेथड 2 में यहाँ पे आपका यूज करने वाला हूँ कैलकुलेशन से, यानी यूजिंग मिरर फॉर्मूला, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। तो एक बात हमेशा याद रखना, आपको पता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के कहाँ होता है, लेफ्ट साइड, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा जाता है, मिरर के लेफ्ट साइड। तो आपके लिए आपके क्लास 10 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, ये बात याद कर लो। आपके हिसाब से, आपके सिलेबस के हिसाब से जो u होगा ना, इट विल ऑलवेज बी नेगेटिव। अब क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, ठीक है, इन फ्रंट तो हमेशा लेफ्ट होता है, तो आप हमेशा u की वैल्यू क्या लोगे, -25 सेंटीमीटर लेके चलोगे। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग u इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जब लिखेंगे तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ है आपका 12.5 सेंटीमीटर। अब एक बात पे ध्यान देना, यहाँ पे 12.5 सेंटीमीटर पे एक बात ये है समझने वाली यहाँ पे कि 12.5 सेंटीमीटर आप प्लस लोगे या माइनस लोगे। तो उसके लिए सबसे बड़ी जो जानकारी आपको सवाल में दे रहा है ना, वो दे रहा है ये पॉइंट, कॉनकेव मिरर। आपको कभी भी कोई भी चीज साइन के साथ नहीं देगा क्वेश्चन में, आपको खुद ही जज करना पड़ेगा कि मुझे पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। हम जानते हैं, हमें ये बात पता होनी चाहिए कि कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, हमेशा ये याद रखना, कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है बेटा, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ आप हमेशा क्या लेके चलते हो, नेगेटिव साइन के साथ लेके चलते हो, ये हमेशा याद रखना, नेगेटिव फोकल लेंथ लेके चलते हो। ये मैंने आपको जस्ट अभी पीछे समझाया था कि आप कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ को हमेशा क्या लेके चलते हो, नेगेटिव साइन, रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी नेगेटिव और कॉनकेव मिरर को भी फोकल लेंथ को भी नेगेटिव, ये हमेशा लेके चलना है। क्योंकि यहाँ पे आपको कॉनकेव मिरर दे रखा है, तो इसका ऑटोमेटिक मतलब हो जाएगा कि आप जब भी उसका फोकल लेंथ लिखोगे तो वो माइनस साइन के साथ ही लिखोगे। आई बात समझ में? चलिए, तो इसको मैं आगे लिखता हूँ, तो इसको मैं थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए 25/2 भी लिख सकता हूँ, आप नहीं लिखोगे चल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 25/2 भी लिख सकता हूँ उसको मैं, ठीक है, 12.5 को मैं 25/2 लिख सकता हूँ, थोड़ा सा इजी लगता है देखने में और कुछ नहीं। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे v निकालना है, मुझे v निकालना है। फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है जो लेंस फॉर्मूला में, वो ये होती है कि पुट u v f एंड अगर आर भी पुट कर रहे हो विद देयर रिस्पेक्टिव साइंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब भी आपको मिरर फॉर्मूला इस्तेमाल करना है तो आपको हमेशा इनके रिस्पेक्टिव साइन के साथ में ही फॉर्मूला रखना है। और इस फॉर्मूले को पढ़ना इतना आसान है, बस ये साइन की बच्चे गड़बड़ करते हैं, इसीलिए वजह से हमने साइन कन्वेंशन पूरा का पूरा यहाँ पे पढ़ा था। चलिए, तो यहाँ पे जब हम वैल्यू रखेंगे आपकी सारी साइन को फॉलो कर देंगे, वी तो हमें पता नहीं तो वी को तो ऐसे ही रहने दो, यू पता है हमको, यू कितना है आपका +1 तो यहाँ पे जब भी नेगेटिव लिखा था तो नेगेटिव आप कहीं भी लगा ऊपर लगा दिया करो इस तरह से, 1/25 इज इक्वल टू फोकल लेंथ, फोकल लेंथ भी क्या नेगेटिव है तो उल्टा करना है ना, तो 2/25 हो गया। अब आपको बस सॉल्व करना है, तो 1/b, इस माइनस वाले को इधर लेके जाएंगे तो प्लस बन जाएगा, तो -2/25 + 1/25 बन जाएगा। नीचे क्योंकि नंबर सब सेम है तो ज्यादा सोचना नहीं है, आप -2 + 1/25 लिख सकते हो। इसको सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा, -1/25 निकल के आएगा। यहाँ से v की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी आपकी, -25 सेंटीमीटर, आ गया आपका आंसर, ठीक है। कभी भी जब आपकी वर्ड प्रॉब्लम आएगी, तो आप आखिरी में साइन नहीं लिख के आओगे, मतलब यहाँ तक तो ऑब्वियसली आप साइन लिखोगे क्योंकि अभी आपका सब्जेक्टिव पेपर नहीं है ना, इसलिए आपको यहाँ तक तो -25 ही लिखना है, लेकिन इसके बाद आपको जो आखिरी लाइन लिख के आनी पड़ेगी ना, उसमें लिखना पड़ेगा इमेज कहाँ बनी है आपकी, इमेज इज एट 25 सेंटीमीटर। और ये माइनस का क्या मतलब हो जाएगा, इस माइनस का मतलब हो जाता है आपका इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर। इस माइनस का मतलब बेटा क्या हो जाएगा, इस माइनस का मतलब हो जाएगा आपका इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो आपको आखिरी स्टेटमेंट इस तरह से लिख के आना पड़ेगा,
आखिरी स्टेटमेंट आपको इस तरह से लिख के आना पड़ेगा। अभी जो मैंने चीज इतनी बताई है, ये आपका मैंने सिर्फ और सिर्फ इतना बताया है कि आपका इमेज कहाँ बन रही है और आप कैसी बन रही है। ऑब्वियसली फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा कि बड़ी बन रही है, छोटी बन रही है। अभी ये बड़ी और छोटी के बारे में हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये बड़ी और छोटी के बारे में हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आपको अगर नेचर के बारे में बताना है विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, सॉरी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके अगर आपको नेचर बताना है, बड़ी बन रही है, छोटी बन रही है, रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, तो आपको ये बताने के लिए एक नई चीज पढ़नी पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। इसको बताने के लिए आपको नई चीज पढ़नी पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन, और उसको हम नेक्स्ट आपका पढ़ने जा रहे हैं। तो इस तरह से न्यूमेरिकल है जिसको हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। बताइए पूजा जी, समझ में आया है न्यूमेरिकल? यस सर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है आपका मैग्निफिकेशन। वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपका समझते हैं उसको। देखिए मैग्निफिकेशन क्या होता है, फिर से जो मैं एक फॉर्मूला यहाँ पे पहले लिखा हूँ वो आपका इट विल बी वैलिड फॉर मिरर एज वेल एज लेंसेज, बट उसके बाद कुछ एक नया चेंज करूंगा उसके अंदर जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ मिरर के लिए वैलिड होगा। मैग्निफिकेशन इसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, इसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। इसका सिंपल सा जो नाम होता है, इसका डेफिनेशन होती है, ये बस आपको ये बताता है कि आपकी जो इमेज है वो कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। आपकी जो इमेज है वो कितनी बड़ी बनी है या छोटी बनी है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। इसको अगर मैं आपको सामने मेंशन कर दूं एक बार, चलिए देखिए, तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्निफाइड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट साइज। मतलब ये बताना चाह रहा है आपसे कि आपके ऑब्जेक्ट की जो साइज है या ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उसकी रिस्पेक्ट में वो कितनी बड़ी या कितनी छोटी बन गई है इमेज, उसके बारे में आपको कौन ज्ञान देता है? मैग्निफिकेशन देता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है इट इज एक्सप्रेस्ड, ये है इसका अगर आपको फॉर्मूला लिख के इसकी डेफिनेशन लिख के आनी है तो आप ये लिख सकते हो, इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। रेशियो है आपका हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए, तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं आपके सामने, एम से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से, तो एम इज इक्वल टू होता है आपका हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। ठीक है, और तरीके से लिखूं तो इसको मैं एच आई अपॉन एच ओ लिख सकता हूं। किताब ने एनसीईआरटी ने एच आई को एच डैश के नाम से रिप्रेजेंट किया है और एच ओ को उसने एच से रिप्रेजेंट किया, बस। तो आपको ये सोच के कंफ्यूज नहीं होना है कि सर वहां पे तो कुछ अलग फॉर्मूला था, यहाँ पे कुछ अलग फॉर्मूला, दोनों सेम ही है, फॉर्मूले में कोई बदलाव नहीं है, बस उसको एक्सप्रेस करने का तरीका अलग अलग है। क्योंकि ये फॉर्मूला होता है आपका हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन। ठीक है, अच्छी बात यह है कि दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर मिरर मिरर्स एज वेल एज लेंसेज। ये जो फॉर्मूला है आपका मिरर एज वेल एज लेंस के लिए भी क्या है आपका वैलिड है, दोनों के लिए वैलिड है आपका ये। लेकिन क्योंकि अभी हम मिरर पढ़ रहे हैं तो कुछ स्पेशल चीज पढ़नी पड़ेगी हमें मिरर के रिस्पेक्ट में भी, तो वो हम पढ़ते हैं। हम अगर बात करें कि फॉर स्फेरिकल मिरर्स ओनली, इस फॉर्मूले में थोड़ा सा बदलाव आता है फॉर स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, इस फॉर्मूले में थोड़ा सा बदलाव आता है। ये जो मेन फॉर्मूला है वो तो रहेगा ही, वो कहीं नहीं जाने वाला। यानी m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, तो कल भी था आज भी है हमेशा रहेगा। लेकिन इसमें हल्का सा बदलाव और आता है, और जो काफी इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है वो है माइनस v अपॉन यू। ये है काफी इंपॉर्टेंट, पर याद रखेंगे ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ वैलिड है किसके लिए आपका? ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ वैलिड है आपका स्फेरिकल मिरर्स के लिए। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ वैलिड है आपका स्फेरिकल मिरर्स के लिए। मैं लेंस के लिए भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ बस एक अभी के लिए, ताकि बाद में आपको जब याद दिलाऊं तो आपको याद आ जाए। स्फेरिकल लेंस के लिए आपका फॉर्मूला क्या होगा? देखिए, एम का जो फॉर्मूला होता है वो एच आई अपॉन एच ओ तो हमेशा होता है, एच आई अपॉन एच ओ तो फॉर्मूला हमेशा होगा मैग्निफिकेशन का, वो कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन इसका फॉर्मूला जब हम लेंस लिखेंगे तो वो हो जाएगा v अपॉन यू। ये v वही होता है जो आपका यहाँ पर है इमेज डिस्टेंस, और u वही होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो यहाँ पे होता है। ये फॉर्मूला बन जाएगा स्फेरिकल लेंस के लिए। सिर्फ एक माइनस का फर्क है। आप आगे जाके हम पढ़ेंगे चीजों को तो वहां पे भी आपको सिर्फ माइनस का ही फर्क मिलता है लेंसेज में और स्फेरिकल मिरर्स में। तो दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर
दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर योर स्फेरिकल मिरर्स। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और सबसे बड़ी बात जो आप, ये तो बच्चे फॉर्मूला तो सब याद कर लेते हैं, फॉर्मूला याद करने में बच्चों को तकलीफ नहीं होती है। जो सबसे समझने वाली बात है वो ये बात है कि इन फॉर्मूलों में, चाहे आप ये वाला फॉर्मूला लो, चाहे आप ये वाला फॉर्मूला लो, चाहे ये वाला फॉर्मूला लो, पुट द वैल्यूज ऑफ HI, HO, V, U, किसी में भी, चाहे किसी भी फॉर्मूले को इस्तेमाल करो, विद देयर रिस्पेक्टिव साइंस, विद देयर रिस्पेक्टिव साइंस। मतलब आपको कहीं भी कोई भी डिस्टेंस या हाइट को रखना है तो उनको साइन के साथ में रखना है। जब HI और HO के बारे में सोचना है तो आपको ये सोचना है कि ऊपर है या नीचे, ऊपर को पॉजिटिव, नीचे को नेगेटिव। जब V और U के बारे में सोचना है तो आपको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल या अलोंग सोचना है, लेफ्ट या राइट सोचना है। इनके लिए आपको लेफ्ट या राइट सोचना है, इनके लिए आपको अबव या बिलो सोचना है, बस ये याद रखना। जब भी आपको ये सब रखना है तो आपको साइन के साथ में ही रखना होगा। अब वो जो सबसे इंपॉर्टेंट घड़ी है वो आ गई है, ठीक है। importance of M in spherical mirrors, importance of M in spherical mirrors। स्फेरिकल मिरर्स में आपके M की वैल्यू से आप क्या सीखते हो या क्या समझते हो, या ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है जो M आपके लिए बहुत काम की चीज है, तो समझना। याद करो, अभी इस प्रॉब्लम को जब हम कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि इसका नेचर बताने के लिए कि बड़ी बन रही है, छोटी बन रही है, रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, ये बताने के लिए आपको मैग्निफिकेशन की इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप कैसे करना पड़ेगा प्लीज ध्यान देना। तो जब भी आप मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करोगे, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें समझना, जब भी आप मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करोगे तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो है ना वो भी पॉजिटिव या नेगेटिव आ सकती है। जब भी आप मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करोगे तो वो भी क्या आ सकती है, पॉजिटिव आ सकती है, वो भी क्या आ सकती है, नेगेटिव आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। तो ये बात हमेशा याद रखना, जब भी आप मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करोगे तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आपकी 4 तरीके से उसको सोचना। पहला सोचना मैग्निफिकेशन का साइन, और दूसरा सोचना मैग्निफिकेशन की वैल्यू मॉड M। ये क्या दिखा रहा है आपको, ये वैल्यू ओनली। समझना इस बात को मैं जो बता रहा हूं। जब भी आप मैग्निफिकेशन, मैं आपकी एग्जांपल से भी समझाऊंगा, जब भी आप मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करोगे तो एक टाइम पे दिखना उसका साइन और एक बार दिखना उसकी सिर्फ वैल्यू विदाउट साइन। मैं यहाँ पे बोला चाह रहा हूँ वैल्यू से मतलब विदाउट साइन, ठीक है। अगर M की जो साइन है, अगर M का जो साइन है ना बेटा, वो अगर आपका निकल के आता है पॉजिटिव, अगर M का साइन पॉजिटिव निकल के आता है तो आप बोलोगे कि यहाँ जो बनने वाली इमेज है, यहाँ जो, अच्छा पॉजिटिव निकल के आता है, दूसरा क्या होगा कि M की वैल्यू क्या आ सकती है, नेगेटिव आ सकती है। बस दुनिया में 2 ही साइन एग्जिस्ट करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। सिमिलरली जब मुझे सिर्फ वैल्यू चेक करनी है, सिर्फ उसकी वैल्यू से मेरा मतलब साइन नहीं, तो M की 3 वैल्यू पॉसिबल है। क्या, या तो वो 1 से बड़ा होगा, मैं मॉड M की बात कर रहा हूँ, मतलब विदाउट साइन, या तो वो आपका 1 से छोटा होगा, या वो आपका 1 के बराबर होगा, ठीक है। ये 3 चीज निकल के आ सकती है, ठीक है। तो अब अगर ऐसा होगा, अगर उसकी वैल्यू विदाउट साइन 1 से बड़ी होती है तो आप इमेज कैसे बोलोगे, आप बोलोगे एनलार्ज्ड इमेज है। आप कैसी इमेज बोलोगे, एनलार्ज बोलोगे, या मैग्नीफाइड शब्द इस्तेमाल किया जाता है, एनलार्ज्ड बोलोगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर उसकी वैल्यू M की वैल्यू 1 से छोटी आती है, अगर M की वैल्यू 1 से छोटी आती है तो आप क्या बोलोगे उस केस में, आप बोलोगे कि उस केस में आपकी इमेज कैसी है, इट इज डिमिनिश्ड, या स्मॉल साइज भी दूसरा शब्द है इस्तेमाल जो किया जाता है। आप क्या बोलोगे, इट इज डिमिनिश्ड या स्मॉल साइज भी आप बोल सकते हो। अगर M की वैल्यू 1 के बराबर ही निकल के आ गई, साइन की बात नहीं कर रहे हम, 1 के बराबर निकल के आ गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं आपका, इसको हम बोलेंगे आपका सेम सेम साइज। वेरी गुड, सही है। इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, सेम साइज में। अच्छा, अब हम साइन पे लौट के आते हैं, किस पे लौट के आते हैं, हम साइन पे लौट के आते हैं। अगर M की वैल्यू पॉजिटिव निकल के आ गई, अगर M की वैल्यू पॉजिटिव निकल के आ गई, तो आप कैसी उसको इमेज को कैसा मान लोगे, उस इमेज को मान लोगे, देखो साइन पॉजिटिव निकलने का क्या मतलब है कि HI/HO ये पॉजिटिव निकल के आ गया, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि HI और HO दोनों सेम साइड पे है प्रिंसिपल एक्सिस के, दोनों सेम साइड पे हैं, यानी इन्वर्टेड इमेज नहीं है। तो याद रखना, जब भी आपका पॉजिटिव आ गया तो आप कैसी इमेज बोलोगे, दिस इज योर इरेक्ट इमेज, दिस इज योर इरेक्ट, कि इरेक्ट इमेज है, आपकी सेम साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस पे है। सिमिलरली अगर M की वैल्यू नेगेटिव निकल के आ गई तो आप बोलोगे कि दोनों उल्टी साइड पे है, तो आप बोलोगे इन्वर्टेड इमेज बन रही है। कैसी इमेज बन रही है आपकी, इन्वर्टेड इमेज बन रही है। अब दूसरी बात ये कि जब भी शब्द आएगा इरेक्ट, मैं आपको पहले बता चुका हूं, जब भी शब्द आता है इरेक्ट, इसके साथ एक साथ में दहेज के नाम पे एक शब्द और आता है जिसका नाम होता है वर्चुअल, ठीक है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। सिमिलरली अगर नेगेटिव आता है आपका मैग्निफिकेशन निकल के, तो आप सीधे क्या बोल सकते हो, ये आएगा आपका रियल एंड
इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। याद रखना ये सब चीज कि जब भी m आपका पॉजिटिव निकल के आता है तो उसको हम बोलेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी है, और आपका m अगर नेगेटिव निकल के आता है तो आप क्या बोलोगे, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी है। ठीक है, m की वैल्यू अगर सिर्फ वैल्यू विदाउट साइन अगर एनलार्ज होती है, जब m की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, ये सब आपको मैंने समझा दिया। एक एग्जांपल लेके मैं आपको इस चीज को समझाता हूँ। एग्जांपल लेते हैं अगर हम, तो लेट्स से m की वैल्यू आपके निकल के आ रखी है, m की वैल्यू आपके निकल के आ रखी है -0.25। लेट्स से आपकी ये m की वैल्यू है, लेट्स से आपकी m की वैल्यू ये है। अब आपको इस m की वैल्यू को देख के मुझे ये बताना है कि ये कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है, आपकी इरेक्ट है, वर्चुअल है, कि आपकी स्मॉल साइज है, बिगर साइज है, क्या। तो आपको क्या करना है, इसको तोड़ो दो पार्ट में। पहला देखो आपको विदाउट साइन, विदाउट साइन की बात करते हैं पहले हम, यानी विदाउट साइन का मतलब मॉड m की बात कर रहे हैं। जब मॉड m को देखोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0.25। बच्चा बता सकता है कि 0.25 क्या होता है, 1 से छोटा हो सकता है। यानी आपका मॉड m 1 से छोटा है, यानी मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है। जब मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी होती है तो आप क्या बोलते हो उसको, इसको बोलते हो कि बॉडी छोटी हो गई, यानी आप इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे आप डिमिनिश्ड या स्मॉल साइज आप इसको बोल सकते हो, डिमिनिश्ड बोलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनो, दूसरी चीज आपको क्या चेक करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ चेक करना है साइन, सिर्फ और सिर्फ चेक क्या करना है आपको, साइन चेक करना है। जब आपको साइन चेक करना है तो आप क्या बोलोगे, एम का यहाँ पे साइन क्या है, तो यहाँ पे देखोगे आप नेगेटिव साइन लगा हुआ ना, तो आप बोलोगे नेगेटिव। और जब भी नेगेटिव होता है एम तो आप सीधे क्या बोल सकते हो, वो क्या होगी आपकी इन्वर्टेड होगी, या फिर पूरा नाम हो जाएगा आपका रियल एंड इन्वर्टेड। वो क्या बन जाएगी आपकी बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड वहां पर बन जाएगी। तो इस तरह से आप किसी बॉडी का नेचर भी बता सकते हो। अच्छा, अगर आपको उसकी पोजीशन बतानी है, किस जगह पे वो स्थित है, तो आपको वी निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए मिरर फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मैं आपको एक ट्रिक और बता देता हूँ। मिरर फॉर्मूला का इस्तेमाल करने के बाद में, मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ, ये समझना बहुत खास ट्रिक है ये। मिरर फॉर्मूला का इस्तेमाल करने के बाद में अगर वी की वैल्यू निकल के आती है नेगेटिव, तो यहां से आप क्या बोलोगे, इमेज कैसी होगी, रियल। अगर वी की वैल्यू क्या निकल के आती है, नेगेटिव, तो आप क्या बोलोगे, कैसी इमेज है वो रियल इमेज है। ठीक है, पर याद रखना ये सिर्फ किसके लिए बात कर रहा हूं मैं, ये सिर्फ मिरर के लिए बात कर रहा हूँ, सिर्फ मिरर में ऐसा है। लेंसेस में ये बात उल्टी हो जाएगी, लेंसेस में मत लगाना। मिरर में जब आपकी वी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, तो आप क्या बोलोगे, रियल है। और जहां आप बोलते हो रियल, ऑटोमेटिकली साथ में क्या बोलते हो कि इन्वर्टेड भी होगा। जहां आप बोलते हो रियल, वहां पे ऑटोमेटिकली क्या बोलते हो आप, इन्वर्टेड भी होगा। ठीक है, अगर वी की वैल्यू आता है पॉजिटिव, अगर वी की वैल्यू आती है पॉजिटिव, तो वहां पे क्या बोलोगे, इमेज कैसी होगी आपकी, इमेज होगी आपकी वर्चुअल। और जहां पे आप वर्चुअल शब्द बोलते हो, साथ में दहेज में क्या जुड़ जाता है आपका, वर्चुअल एंड इरेक्ट शब्द जुड़ जाता है। किसमें, सिर्फ मिरर की बात कर रहा हूँ, लेंसेज में ये ट्रिक काम नहीं करेगी। ये जो मैंने इस साइड में लिखी है ट्रिक सिर्फ और सिर्फ मिरर के लिए काम करती है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है ना बेटा, ये सब जो मैंने लिखा हुआ है, ये चाहे आप मिरर में लगा लो, चाहे आप लेंस में लगा लो, हर जगह ये चीज आपके लिए काम करेगी। चाहे आप मिरर में लगाओ, चाहे आप लेंस में लगाओ, जो मैंने ये पूरा ज्ञान दिया है आपको, ये पूरा ज्ञान आपका मिरर में और लेंस में दोनों जगह काम करेगा। ये जो मैंने ज्ञान लिखा है, भले ही अभी पढ़ा मैं आपको स्फेरिकल मिरर रहा हूँ और वहां पे अप्लाई कर रहा हूँ, पर ये रूल जो है आपका हमेशा काम करेगा, चाहे मिरर पढ़ रहे हो, चाहे आप लेंस पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये वाली बात है जो आपको समझना चाहिए। चलो उस सवाल पे लौट के आते हैं, जो सवाल हमने यहाँ पे छोड़ दिया था ड्यू टू मैग्निफिकेशन कैलकुलेशन के बिना। तो पहली बात तो मैंने बोला कि आपका जब आपका मिरर होगा, अगर वी की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो देखो यहीं से आंसर आ रहा है, वी की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो आप सीधे वी क्या बोलोगे, वी की वैल्यू नेगेटिव, वी को नेगेटिव देखते आप बोलोगे कि इमेज कैसी होगी, रियल होगी। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड चिपका रहता है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये हो गया। लेकिन आप अभी भी ये नहीं बता सकते कि इमेज बड़ी होगी या छोटी होगी, नहीं बता सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, मैग्निफिकेशन निकाल ही सकते हैं, मैग्निफिकेशन निकाल ही लेते हैं। तो आप बी से भी बता सकते हो, पर हम अभी इसके लिए बता रहे हैं सिंपल तरीके से। तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एच आई अपॉन एच ओ, और मिरर के केस में और फॉर्मूला क्या होता है, माइनस वी अपॉन यू, माइनस वी अपॉन यू होता है। बस साइन को आपको रखना होगा, ये याद रखेंगे बस अपन। अब अगर हम थोड़ा ध्यान दें यहाँ पे, तो एच आई तो आपको पता नहीं है ना, एच ओ पता है, तो आपको इसी फॉर्मूला को इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि आपने वी और यू निकाल लिए हैं। जब इसमें मैं वी की वैल्यू रखता हूँ, तो मैंने कहा था साइन के साथ रखना है हर चीज को, हर चीज को किसके साथ रखना है, साइन के साथ। तो माइनस तो पहले से रखा हुआ है, वी की वैल्यू क्या निकल के -25, तो माइनस के साथ रख दिया -25। ठीक है, अपॉन यू की वैल्यू क्या है, आपने यू की वैल्यू क्या ली थी, यहाँ पे देखो -25 ली थी, तो -25 रख देंगे यहाँ से। ठीक है, ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा। ठीक है, और ये 25 से ये 25 कट जाएगा, तो आंसर आपको क्या निकल के आ रहा है, मैग्निफिकेशन का आंसर निकल के आ रहा है बेटा -1। मैग्निफिकेशन का आंसर क्या निकल के आ रहा है अपना, -1 निकल के आ रहा है। इसका मतलब साइन देखो, पहले क्या देखेंगे अपन, साइन।
साइन कैसा है बेटा, नेगेटिव। जब भी साइन नेगेटिव होता है तो कैसी इमेज हो जाएगी आपकी, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी इमेज होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। देखो बगल में देख लो एक बार, बगल में मतलब जहां पे हमने पहले दूसरे मेथड से सॉल्व किया था, उस आंसर निकाला था, उसमें क्या रियल इन्वर्ट लिखा था, हाँ देखिए बिल्कुल लिखा है, ठीक है। दूसरी बात, हम साइज के बारे में अगर बात करना चाहेंगे तो हम m की वैल्यू चेकआउट करते हैं कि m की वैल्यू आपकी 1 से बड़ी है, छोटी है, बराबर है। तो क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि मॉड m यानी विदाउट साइन m की वैल्यू क्या है, 1 के बराबर ही है, और जब 1 के बराबर होती है तो उसको हम क्या लेके चलते हैं, आपका सेम साइज लेके चलते हैं। थोड़ी गचड़म पचड़म हो गई है, लेकिन आपको समझ में जब आ रही चीजें तो आपको सिर्फ उतना ही चीज देखनी है जो आपको पढ़नी है। तो सेम साइज, तो अगर हम एक बार बगल वाले सोल्यूशन में देखें, क्या वहां पे भी हमने सेम साइज बनाया था, तो देखो यहाँ पे हमने सेम साइज बनाया था। जल्दी बताइए पूजा जी, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से आप मिरर फॉर्मूला की क्वेश्चंस जो है न्यूमेरिकल्स इनको कर सकते हो। मैंने एक न्यूमेरिकल यहाँ पे आपको करके दिखाया है। कैसे नेचर है बताना है कि रियल है, इन्वर्टेड है, एनलार्ज है, स्मॉल है, बड़ी है, ये सब भी आप बता सकते हो बड़े आराम से। वर्चुअल है, रेक्ट है, रियल है, ये सब भी आप बड़े आराम से बता सकते हो, कोई बहुत बड़ी तकलीफ वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, चलो हम न्यूमेरिकल्स तो हम मेन क्लास में करेंगे। न्यूमेरिकल्स तो हम मैं आपके पास, आपके आसपास आके खड़ा हूंगा, तब मैं आपसे करवाऊंगा उन क्वेश्चंस को, तो ज्यादा आप अच्छे से सीख पाओगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेटा टॉपिक जो है ना, वो यहाँ खत्म होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो टॉपिक है आपका, वो यहाँ खत्म हो रहा है। ऑनलाइन अगर आपके अलावा कोई और बच्चा क्लास कर रहा है और उसको कोई तकलीफ आती है, तो मैं आपको अपना नंबर देता हूँ। नंबर मैं यहाँ पे दूंगा नहीं, तो दे ही देता हूँ। ठीक है, अगर मान लो किसी बच्चे को यहाँ तक, जो आपके अलावा, मेरी मेन क्लास के अलावा कोई बच्चा अगर यहाँ पे क्लास करता है, तो मेरा नंबर है 9643079792। तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मुझे बता सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, किसी न्यूमेरिकल में कोई डाउट आ रहा है। और आपके लिए बात है, अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में डाउट आ रहा है, अगर आपको ग्रुप में पूछने में दिक्कत होती है, तो आप मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हो। कॉल थोड़ा कम करना, कॉल मत करना, क्योंकि कॉल में ऐसा हो सकता है कि मैं कहीं और कोई क्लास ले रहा हूँ, तो मैं शायद ना उठा पाऊंगा कॉल। लेकिन मैसेज करोगे तो उसका रिप्लाई आपको पक्का मिल जाएगा, थोड़ा लेट जल्दी जब भी होगा, पर मिलेगा पक्का। तो इस पे कॉल करके अपना कोई भी डाउट खत्म कर सकते हो। नेक्स्ट वीक हम इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे। अभी जो हमारा टॉपिक है बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो खत्म हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को स्टार्ट करने जाएंगे। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा इसी चैप्टर का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। उसमें भी लगभग आपको 2 दिन लगेंगे, और 2 दिन बाद वो चैप्टर आपका खत्म इस तरह से पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ रहे हैं। आई होप कि हर किसी को क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। कृपया करके क्वेश्चन लगाते रहिए। ठीक है, आगे की जिम्मेदारी हमारी, वो हम भी देखते रहेंगे, लेकिन आप लोग अपनी तरफ से जितना एफर्ट देंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अब जैसे मैंने 1 घंटा 2 घंटा आपको पढ़ा दिया ना, अब आप 1 घंटा या आधा घंटा अपना रिवीजन करो इस चैप्टर का। मैं जब वीडियो अपलोड करूंगा तब आपको देखना होगा, देख लेना। इस टाइम के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ते रहो, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। ये नहीं रखना कि आप इस सब्जेक्ट में इतना इतना ज्यादा पढ़ लो कि बाकी सब्जेक्ट पर ध्यान ना दो। इस सब्जेक्ट के अलावा बाकी सब्जेक्ट को भी आप टाइम दो। तो 1 घंटा 2 घंटा मुझे दे दो, 1 घंटा मैंने क्लास ले ली, तो 1 घंटा और लगा दो, 2 घंटा मुझे दे दो, बाकी सब्जेक्ट की तैयारी करते रहो। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू वेरी मच।